नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम बताएंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि देखिए नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका ब्रेन, सेकंड है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्रैनियल और स्पाइनल नर्व में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें से हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर लिया था, स्पाइनल कॉर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया था और ब्रेन के बारे में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए आप फाइल को देख रहे हैं, आप स्लाइड को देखते हुए समझ में आ रहा है कि पूरी क्लासेस कंप्लीट करा दिया गया है। 3 से 4 क्लासेस में पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मैंने करा दिया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि आज किस क्लास में हम बात क्या करेंगे। तो जितना भी आपका ब्रेन मीन्स की नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको आज की क्लास में दूंगी। नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अगर इस फाइल को परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी केवल और केवल आपको ओनली 20 रुपीज़ देना है। 20 रुपीज़ में आपको ये फाइल भी मिल जाएगी। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 9 to 12 के स्टूडेंट हो और चाहे आप कंपटीशन लेवल के हो। ये स्पेसिफिक देखिए कंपटीशन लेवल के लिए है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपको बताया जाता है कंपटीशन लेवल में जब भी आप बैठते हो, चाहे IAS PCS किसी भी लेवल एग्जाम में बैठते हो, तो बोलते हैं कि पहले NCERT पढ़ के आओ। लेकिन मैं आपको NCERT का पूरा निचोड़ एक एक टॉपिक नर्वस सिस्टम से इस वीडियो के माध्यम से बताई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र निम्न में शामिल है। देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है वो उपयुक्त सभी में है। जैसे कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क में है, रीढ़ की हड्डी में भी है, स्प्लीन में भी है। तो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ये सभी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तंत्रिका के साथ मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र प्रणाली का गठन करते हैं हम नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सेरिबेलम के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेरिबेलम देखिए ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, और कौन सा पार्ट है आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेरिबेलम के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह लोकोमोशन के लिए, मांसपेशियों के लिए संचलन को नियंत्रित करता है, या फिर यह मस्तिष्क का एक सही हिस्सा है, या फिर ऑप्शन डी, सिर्फ बी और सी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यह लोकोमोशन और मांसपेशियों के संचलन को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, देखिए सेरिबेलम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए सेरिबेलम जो होता है, जो मज्जा के ऊपर, मज्जा मतलब समझ रहे हो ना, मज्जा मतलब, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, मज्जा को अस्थि मज्जा जैसे होता है ना, वही मज्जा। तो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होता है और सेरिब्रम से जुड़ा होता है। लोकोमोशन के लिए ये मांसपेशियों को संचालन करती है और नियंत्रित करती है, और ये मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है, इसलिए आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा जाने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि देखो भाई ये तंत्रिका तंत्र ही है। तंत्रिका तंत्र ही है जो हर जाने और आने वाली को गतिविधि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। देखिए तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन्स होती है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी है। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की इकाई तो है, साथ में ही तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन, हमारे जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन, आपसे पूछा जाए कि ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो आपको बताना है कि हमारे ब्रेन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है।
और ये न्यूरॉन कोशिका मैक्सिमम 1 मिलियन कोशिका हमारे बॉडी में पाई जाती है, मतलब हमारे ब्रेन में पाई जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में कितनी कोशिका होगी, क्योंकि हर ऑर्गन्स में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक आपके और भी बन सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो वो न्यूरॉन्स कोशिका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इसको हम लोग न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्योंकि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में, मतलब हमारे जो ब्रेन में सारा काम करने का और संरचनात्मक करने का काम तो यही करती है। जैसे हम कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका की डिफिनेशन देते हैं ना कि इट इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं वो कोशिका करती है। तो ब्रेन में भी जो भी काम हो रहे हैं वो सारा किसका काम है, न्यूरॉन्स का। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो न्यूरॉन्स, एक मिनट सॉरी, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसको क्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं दो न्यूरॉन्स है आपके पास, एक ये न्यूरॉन्स है, एक ये न्यूरॉन्स है ना। तो दो न्यूरॉन्स जो है वो एक न्यूरॉन्स के अगले तक, मतलब कि नेक्स्ट न्यूरॉन्स तक जाने की तंत्रिका आवेग गुजरता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्नैप्स। स्नैप्स के ही जरिए वो दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है। जैसे समझिए, यहाँ पे लिखा है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सूक्ष्म अंतर होता है जिस पर एक न्यूरॉन के अगले जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नैप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्य मतलब इनवॉलंटरी एक्शन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेडुला एंड हिंड ब्रेन, मतलब मेडुला और हिंड ब्रेन के द्वारा हम इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी आप, मतलब हिंड ब्रेन जो होता है ना, वो इनवॉलंटरी एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा भी। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को क्या कहा जाता है। देखिए, मस्तिष्क को शामिल करने वाली उन प्रतिबिंब क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, तो सेरेब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। देखिए, अब मैंने आपको बताया था इससे पहले भी आपको दिखाया था कि जो ब्रेन का पार्ट है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, आपसे पूछा गया है कि पोन्स, है ना, आपसे क्या क्या बोला गया, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम किसका भाग है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ ब्रेन में 3 प्रकार के आपके होते हैं, 3 टाइप्स के आपके ब्रेन के पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में भी आप देख रहे हो कि थैलमस, हाइपोथैलमस, सेरेब्रम, ये आपका फोर ब्रेन का है। फिर आप हिंड ब्रेन में देख रहे हो कि पोन्स, वैरलोई, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, ये आपका हिंड ब्रेन का है। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे कि पोन्स, वैरलोई, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम किसके अंतर्गत आता है ना, किसका प्रकार है, तो हिंड ब्रेन का है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जब अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे भी यही कह रहा है कि पोन्स और सेरिबेलम और मेडुला किसका है, तो आपको बता देना है क्या, हिंड ब्रेन का है। तो ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है। देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है, तो आपको बताना है मेडुला, है ना। मेडुला मतलब कि मेडुला से निकलती है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो मेडुला रीढ़ की हड्डी से निकलती है और मेडुला विभिन्न अनैच्छिक
क्रियाएं जैसे कि दिल का धड़कन, सांस लेना, रक्तचाप को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है। अच्छा, मेडुला साथ ही साथ आपका खांसी, छींकना, लार आना, उल्टी का स्राव करना, इन सभी को भी नियंत्रित करने का भी काम करती है। तो मेडुला का बहुत बड़ा रोल है। मैंने देखिए सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ाई है और मैं इसीलिए एक्सप्लेनेशन भी लिख दी हूँ कि जो भी बच्चे नहीं पढ़े, जो भी स्टूडेंट हमारे इसको नहीं पढ़े हैं, तो वो इस एक्सप्लेनेशन को देखकर पूरा समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसको बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही डीपली और बहुत ही स्लो से, बहुत ही बेसिक लेवल से ब्रेन का हर पार्ट पढ़ाया है। इसीलिए मेरी क्लासेस 4 पार्ट में पूरी बनी है नर्वस सिस्टम की। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको क्लासेस भी अच्छी लगेगी और आपको अपना नोट्स बनाने का भी अच्छा अवसर प्रदान होगा। अब देखिए, हम कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन लाए हैं आपका, जैसे कि मस्तिष्क का भार होता है। मस्तिष्क का भार कितना होता है? सभी को मालूम है कि मस्तिष्क का भार होता है 1350 से लेकर 1450 ग्राम मैक्सिमम मस्तिष्क का भार होता है। लेकिन बच्चों की अगर बात करते हैं तो उसमें 350 से लेकर 400 ग्राम का होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो क्रैनियम, कपाल अस्थि के नीचे होता है। आपसे पूछा जाए कि हमारा ब्रेन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है कपाल अस्थि क्रैनियम के नीचे स्थित होता है। मतलब ये क्रैनियम से ढका होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? देखिए, मस्तिष्क में सबसे पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ होता है वो सोडियम होता है। और ये सोडियम तो होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट जान लीजिए कि मस्तिष्क का 60% भाग फैट से निर्मित होता है। इसीलिए इस ऑर्गन को फैटेस्ट ऑर्गन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फैटेस्ट ऑर्गन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ब्रेन को कहते हैं। और मस्तिष्क शरीर का लगभग 20% भाग ऑक्सीजन और ग्लूकोज का प्रयोग करता है। याद रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? देखिए, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में अग्र मस्तिष्क कहते हैं और अग्र मस्तिष्क के साथ साथ इसे फ्रोसेन सेफोलॉन भी कहा जाता है। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और इसे मेसन सेफोलॉन के नाम से जाना जाता है। हिंड ब्रेन को हम लोग पश्च मस्तिष्क कहते हैं और इसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? रोम्बेस। ठीक है, रोम्बेस फेलोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है? देखिए, किस ऑर्गन को ब्रेन के किस पार्ट को पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं? तो आपको ध्यान देना, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं, थैलमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम होते हैं। तो जो थैलमस होते हैं, इनका जो काम होता है वो क्या होता है? हमें सर्दी, हमें गर्मी का एहसास कराता है। मतलब हमारे स्किन को कंट्रोल करता है, तभी तुम्हें पता चलती है ना ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है ना। इन 3 ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल करता है, 3 सेंस ऑर्गन को, नाक, त्वचा और जीभ को नियंत्रण करने का काम करता है। और इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। बात क्लियर हुई? दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है आपको थोड़ा सा ये भी कि इन सेंस ऑर्गन से प्राप्त सूचनाओं को मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचाने का ये कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थैलमस को कहा जाता है। हमारा थैलमस क्या करता है? हमारा थैलमस करता है हमारे नाक और जीभ और त्वचा को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बहुत मेहनत करते हैं, आपके लिए टीचर, और आपको भी मेहनत करना है। थोड़ा सा अपना प्यार दिखा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लगी। इनमें से किसे शरीर का आंतरिक थर्मामीटर कहा जाता है? देखिए, इनमें से किस शरीर को आंतरिक थर्मामीटर कहा जाता है? देखिए, अगर हम बात करते हैं आंतरिक थर्मामीटर के बारे में, तो आंतरिक थर्मामीटर में ध्यान से समझिएगा। अभी आपने देखा कि फोर ब्रेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थैलमस, हाइपोथैलेमस
और सेरेब्रम होते हैं। तो जिसमें से हम बात करें हाइपोथैलेमस के बारे में, तो जो हाइपोथैलेमस आपका होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर के होम्योस्टैसिस, ठीक है, होम्योस्टैसिस मतलब समस्थिति को बनाए रखना। यह शरीर के आंतरिक थर्मामीटर होता है। जब ये होम्योस्टैटिस को बनाए रखता है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारी फीलिंग्स जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम होना, डर लगना, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपको हाइपोथैलेमस। अब यहाँ से मुझे कुछ याद आ रहा है। लोग कहते हैं मेरा दिल टूट गया, मुझे प्यार हो गया, मुझे प्यार में भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही। तो भाई ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। ये सारा काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो ये बोलो कि मेरा हाइपोथैलेमस टूट गया, मेरा हाइपोथैलेमस ब्लॉक हो गया, तो अब मत कहना मुझे प्यार हो गया, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, तभी आपको ऐसा होने लगा, है ना। तो भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम होना, डर होना, ये सभी चीज़ों को नियंत्रित आपका कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और ये होम्योस्टैटिस को बनाए रखता है, इसलिए इसे आंतरिक थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। तो किस ब्रेन के पार्ट को आंतरिक थर्मामीटर कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरेब्रम का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए, सेरेब्रम का सबसे बड़ा भाग, देखिए सेरेब्रम के बारे में बात करें तो सेरेब्रम के 4 सेक्शंस होते हैं, भाग नहीं, 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शन से बोले तो इसको लोब्स कहा जाता है, जिस सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ। तो सेरेब्रम के 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पोरिएटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब। इस तरीके से टोटल 4 लोब होते हैं। तो इस 4 लोब की अगर हम बात करें तो ये जो लोब होते हैं, ठीक है, जिसमें से फ्रंटल लोब जो होते हैं वो मेमोरी फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, कंट्रोल थॉट, कंट्रोल क्रिएटिविटी, कंट्रोल सेरिबेलम, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए सहायक होता है। कौन? फ्रंटल लोब। तो आपका क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फ्रंटल होता है। मतलब कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, ब्रेन में जो लोब्स होते हैं, सबसे बड़ा लोब्स कौन सा होता है? फ्रंटल लोब्स होता है। समझ में आ गया आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। इनमें से कौन डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड को मापने में मदद करता है या भापने में मदद करता है, या जो भी समझ लो आप, है ना। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस, स्पीड की बात की रहे तो आपको सेरिब्रम जो होता है वो 4 सेक्शंस होते हैं, जस्ट अभी आपको बताया, फ्रंटल, पोरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। पोरिएटल लोब जो होता है वो, देखिए अभी तक आपने फ्रंटल के बारे में बात किया था, है ना, डिसीज़न लेना, मेकिंग डिसीज़न बनाना, है ना, सोचना समझना, ये सब चीज़ें आप लोग फ्रंटल में पढ़े थे। पोरिएटल का काम क्या होता है? डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड को क्या करता है? भापने में मदद करता है। इसीलिए जिसमें हम ड्राइविंग करने में भी सहायक होते हैं, और ड्राइविंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारा फ्रंटल लोब क्या होगा? काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पोरिएटल लोब जो होता है, ठीक है, वो पोरिएटल लोब आपके लैंग्वेज का भी भंडारण होता है, आपके कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है, आपके लॉजिकल रीजनिंग को भी कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ आपके पोरिएटल लोब के खराब होने पर डायस्लेक्सिया, ए लर्निंग डिसऑर्डर भी आपको हो जाता है। तो आप इसीलिए इसको क्या कहते हो? काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है पोरिएटल, जिसको हम डायरेक्शन और डिस्टेंस, स्पीड को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पोरिएटल करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पे आ जाए हम लोग। इनमें से कौन दृश्य मतलब विजुअल के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? देखिए, अगर विजुअल प्रोसेसिंग की बात करें तो फिर से वहीं पे आ जाओ। इसके लोब कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब हम ओसिपिटल लोब्स के बारे में बात करते हैं। ओसिपिटल लोब जो होता है वो दृश्य मतलब कि विजुअल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। ये सब कंसेशन स्टेट या नींद में होते हैं तब ओसिपिटल लोब एक्टिव रहता है। जब आप लोग काफ़ी नींद में होते हो तब आपका ओसिपिटल एक्टिव रहता है, और सपनों का निर्माण कौन करता है?
आपका ओसिपिटल करता है। आपको ड्रीम फॉर्मेशन में मदद कौन करता है? आपका ओसिपिटल करता है। बात समझ में आ गई? तो ये तब काम करता है जब आप सोते रहते हो, ऐसे काम नहीं करता है। सोते समय आपके बॉडी आपके में आपको चीज़ें याद दिलाता है, आपको सपने दिखाने का काम करता है। किसका? ओसिपिटल करता है। ओसिपिटल लोब का कार्य होता है गहराई निर्धारण, रंग निर्धारण, वस्तु और चेहरे की पहचान और मेमोरी फॉर्मेशन का काम कौन करता है? ओसिपिटल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सपना देखते हैं वो याद नहीं रहता, कुछ लोगों को याद बहुत बेहतरीन तरीके से रहता है। तो वो सारा काम किसका होता है? ओसिपिटल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे मस्तिष्क का हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है? देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है उसका हार्ड डिस्क जो होता है वो किसे कहते हैं? तो आपको बताना है सेरेब्रम का कहते हैं। ठीक है, सेरेब्रम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क, हिप्पोकैम्पस, हम दोनों चीज़ें किसको कहते हैं? सेरेब्रम को कहते हैं। अब देखो क्यों? क्योंकि याददाश्त, तस्वीर, सपने को जमा रखना, ठीक है, सीखना, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरेब्रम करता है। आपकी लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशन एंड मेमोरी से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम से ही मिलकर बना होता है, इसीलिए आप कह सकते हो इसको कि हार्ड डिस्क का काम कौन करता है? क्या? सेरेब्रम। ठीक है, नेक्स्ट में आए हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इनमें से किसे सिक्स सेंस ऑर्गन कहते हैं? देखिए, जिसका सिक्स सेंस ऑर्गन होता है, जिसका सिक्स सेंस ऑर्गन्स बहुत ही अच्छा होता है, उसके साथ क्या क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि आज बारिश होने वाली और सच में बारिश हो गई, तो इसका मतलब मेरा सिक्स सेंस ऑर्गन अच्छा है। मैंने मॉल को देखा और अपने एक थिंकिंग को रखा और वो हो गया सच में, तो ये इसका मतलब कि आपके सिक्स सेंस ऑर्गन अच्छा है, तभी आपने कुछ चीज़ें सोच कर बोला। अब ये मत कहो मैंने कहा उसको एक थप्पड़ मार दो और मार दिया, तो ऐसा नहीं। मतलब इसे मान लेते हैं मैंने माहौल को देखा, बादल को देख रही, मैंने कह दिया यार आज पक्का बारिश होगी, मतलब मेरा दिमाग कह रहा है ना, मेरा दिमाग कह रहा है कि यार पक्का बारिश होगी। तो क्या होता है कि किसी का जब सिक्स सेंस ऑर्गन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो कभी कभी उसकी बातें सच होती है। कहते हैं ना कि वो लड़की ये बात कही थी, हो गया, है ना, वो कही थी कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हो गया। तो ये इसका मतलब कोई वो भूत प्रेत का नहीं है, वो कोई टोना टटका नहीं है, उसका सिक्स सेंस ऑर्गन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि मिड ब्रेन के कोई भाग, कोई पार्ट नहीं होते, भाग होते हैं। ठीक है, 2 ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख और कान को नियंत्रित कौन करता है? आपका मिड ब्रेन करता है। ठीक है, तो इन सब का मिड ब्रेन करता है। इसका मेन काम मतलब मिड ब्रेन जो होता है वो सिक्स सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जिसका सिक्स सेंस ऑर्गन अच्छा है वो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए 7 क्वेश्चन और है आपका, और आप लोगों ने में से जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए, मैंने पूरा 30 मिनट्स की क्लास आपको दे रही हूँ, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए बस जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं मतलब इनवॉलंटरी फंक्शन को इनमें से कौन सा नियंत्रित करता है? तो आपके हिंड ब्रेन पे आ जाओ। हिंड ब्रेन के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से होते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स वेरुलोई। जिसमें से मेडुला जो होता है वो इनवॉलंटरी फंक्शन को, आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, है ना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, इन सब को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि इनवॉलंटरी फंक्शन अगर ना हो तो शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे कि जम्हाई लेना, खांसी, कफ, खर्राटे, डकार। अब देखो ध्यान समझने में क्या समझाना चाहती हूँ। जो हमारा मेडुला होता है ना, वो 2 तरीके की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दोनों इनवॉलंटरी होती हैं, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनके ना कंट्रोल होने से हम चले जाएंगे, जिनके ना होने से हम चले जाएंगे, जैसे हार्ट बीट होना, डाइजेशन होना, एक्सक्रेशन होना, रेस्पिरेशन होना, ना होने से हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए, जमाई लेना, है ना, 1 मिनट, ठीक है, जमाई लेना, है ना, खांसी आना, कफ निकलना, छींकना, है ना, खराटे लेना,
तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनके ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इनवॉलंटरी रिएक्शन है, इस पर भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर का मसल्स, मोशन तथा मोटर फंक्शन जैसे चलना, दौड़ना को नियंत्रित कौन करता है? फिर से आ जाओ हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन के भाग मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलोई, जिसमें से सेरिबेलम जो होता है उसे लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं। कहते हैं कि छोटा दिमाग पे मत मारा करो, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरिबेलम हमारे मसल्स, मोशन, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, सोना, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो आपको बताना है सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम को हम ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का वृक्ष कहते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा नाम हमने दे दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन का वृक्ष किसे कहते हैं? तो ट्री ऑफ लाइफ को कहते हैं। शराब पीने से सेरिबेलम प्रभावित होता है और जिससे हमारा बोलना, बैलेंसिंग बॉडी, है ना, पोस्चर, इन सब क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। तभी लोग कहते हैं कि ड्रिंक कर लो। ड्रिंक करने के बाद आप ड्रिंक जब आप ज़्यादा मात्रा में कर लेते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो सेरिबेलम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो उस समय आपकी बॉडी बैलेंसिंग नहीं होती, बोलने की कैपेसिटी नहीं होती है ना। तो आप डायरेक्शन आपको नहीं पता होता, तो क्योंकि ये सारा काम किसका होता है? सेरिबेलम का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से ये क्वेश्चन हो गया, देखिए रिपीटेड नहीं है, अलग क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इनमें से किसी जीवन का वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। तो आप भी कुछ जस्ट बताया था आप लोगों को, है ना, ध्यान दीजिएगा, वही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र का CPU किसे कहा जाता है? देखिए तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का CPU होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके बिना हमारे बॉडी में, भाई CPU क्या है? CPU कंप्यूटर को, CPU बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो भाई CPU अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा तो क्या हमारा ब्रेन काम कर सकता है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही तो हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसीलिए CPU किसे कहा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहा जाता है। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड या मेडुला के नीचे से स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। खतरे या डर का आभास होने से हम झटके या पीछे हो जाते हैं, जैसे कि आपको खतरा है, आपको पता है कि यार कोई आ रहा है, पीछे हो गए। इन सब का आभास हमारा कौन कराता है? स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ठीक है। आपके मेरुदंड को सुरक्षा करता है। तो अगर हमारे ब्रेन के बारे में तो हम बता ही नहीं सकते, आपको सब जानते हो। स्पाइनल कॉर्ड भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों नहीं होंगे तो भाई आपका ब्रेन काम करेगा? नहीं करेगा ना, इसीलिए इसे CPU कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड कवर करने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो मेनिंजेस कहते हैं। यह झिल्ली जो होती है वो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है? कवर करने का काम करती है। बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्ट होने से बचाने का काम करती है, जिससे कि मस्तिष्क में पानी की मात्रा बढ़ जाती। देखिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है आपके लिए। यहाँ पे लिखा है कि मेनिंजेस वह झिल्ली है जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है तथा रक्षा करती है। जब मस्तिष्क बैक्टीरिया और वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो मेनिंजेस का क्षय होने लगता है ना। तो जिससे मस्तिष्क में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं? काम करना बंद हो जाती है। तो इसी से हमें एक डिसीज़ हो जाता है, जिस डिसीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो ये जो मेनिंजाइटिस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें इंसान कोमा और मृत्यु में चला जाता है। मतलब कोमा में चला जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कब होता है? जब आपके मेनिंजेस में किसी भी प्रकार का चोट लग गया और आपके ब्रेन में पानी आ गया। ठीक है। उसके बाद एक होता है CSF, जिसको हम कहते हैं क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के लिए ये गद्दे की तरह काम करता है। ठीक है। मतलब कि ये आपको क्वेश्चंस की तरह कार्य करता है, गद्दे की तरह कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका है, जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच का एक गैप होता है, जिसे आप क्या कहते हो? तो भाई तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन से मिलकर बना है। इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, आप सभी को पता है। तो अगर एक बार नष्ट हो जाए तो दोबारा रिजनरेशन नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की तरह काम करता है। तो जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक गैप होता है, जिसे स्नैप्स कहते हैं। इसका आंसर मिला आपको? मिला या नहीं मिला?
ठीक है। और ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताया वो सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस ही नहीं है, वो आपका पूरा ब्रेन का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चंस थे। तो अब आपको ये जितने भी मैंने क्लासेस ली है, 4 से 5 क्लासेस ली है ब्रेन की, वो मैं आपको एक क्लासेस में दे दूंगी महा मैराथन क्लास के रूप में। तो आपका अगर सपोर्ट और आपका कमेंट रहेगा तो मैं ज़रूर दूंगी। बस आपके थोड़े से सपोर्ट ये है कि मेरा ये वीडियो को वायरल करने की पूरी कोशिश करिए। आप इसे पढ़िए, अगर आपको कहीं भी गलती लगे तो मुझे बताइए, लेकिन आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर दो भाई, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे और एक दिन के अंदर आपका ब्रेन का पूरा टॉपिक कंप्लीट भी करवाने वाले हैं। बहुत ही कम समय और कम समय को लेकर हम आपका ये पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में।